हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे एंड देन उससे पहले हम एक एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू सीरीज में हम आ चुके हैं 54 एमसीक्यू में और देखने की कोशिश करते हैं आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है हाउसिंग लोन ओन बाय द हाउसहोल्ड्स। सेकंड है अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स एंड थर्ड ट्रेजरी बिल्स। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो एंड देन फिर हम देखते हैं हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, 1 2 3 एंड ओनली। ओके, सो हिंदी में देखने की कोशिश करते हैं क्या है हमारे पास। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। फर्स्ट, परिवारों का बकाया ऋण, गृह ऋण, यू कैन से दैट, एंड क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि एंड राजकोषीय बिल जिसे हम इंग्लिश में ट्रेजरी बिल कहते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक दो तीन। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। और देखिए अगर आपको उसका आंसर पता है देन कमेंट बॉक्स विद एन एक्सप्लेनेशन। सो देखने की कोशिश करेंगे हम क्या होगा। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेप्ट में कुछ इनमें डिफरेंस होता है, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए नॉन फाइनेंशियल तो दे दिया गया हमें, ठीक है। अब फाइनेंशियल के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज और मिल जाएगी, तो देखने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल डेप्ट का है, फाइनेंशियल डेप्ट रेफर टू मैनी सॉरी मनी बोरोवर्स। फाइनेंशियल डेप्ट का मतलब है कि जो मनी बोरोवर्स होते हैं, यू कैन से दैट, जो पैसा उधार लेते हैं बाय द इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर सोर्स। यू कैन से दैट, जैसे कि मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हैं, या मेरी एक बैंक है, ठीक है। और या फिर मान लीजिए आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर वो पैसा लेती है, मनी लेती है, उधार लेती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल डेप्ट। आगे क्या है, विद द ऑब्लिगेशंस टू रिपे द बोरोवर्ड अमाउंट अलोंग विद एनी एग्रीड अपॉन इंटरेस्ट ऑफ द फीस। अब अगर आपने कोई पेमेंट लिया है तो क्या आप देंगे, तो उस पेमेंट पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो उसी को आप क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल डेप्ट। थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल डेप्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग लोन। अच्छा, आगे देखने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल डेप्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, जैसे इंक्लूडिंग लोन्स हैं। तो इसमें आपका क्या रहेगा, जैसे लोन्स हैं, बॉन्ड्स हैं, या आपके मॉर्गेज हैं, या क्रेडिट कार्ड डेप्ट्स हैं, या फिर लाइंस और क्रेडिट है। ये सारी चीजें आपके फाइनेंशियल डेप्ट है। तो फाइनेंशियल डेप्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक बंदा ये है, ओके, और यू कैन से दैट ये आपका एक और पर्सन है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो अगर इसको मान लीजिए पैसे की नीड है तो ये इससे पेमेंट्स ले लेगा, इसको पेमेंट तो दे देगा, बट उसके बदले में इसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। यहाँ से इसने पेमेंट ले लिया और इसको बदले में क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट। यू कैन से दैट इट्स ए फाइनेंशियल डेप्ट। गाँव में कहते हैं ना कि जैसे मेरे दोस्त ने मुझसे 200 रुपये धार ले लिए, मैंने उसको 200 रुपये तो धार तो दे दिए, बट फिर आगे क्या होता है कि 200 रुपये उसने बोला कि आपको इस पे कुछ ना कुछ मुझे ब्याज देना पड़ेगा, मैं 200 रुपये आपको दे दूँगा। तो पहले ही चला करता था अक्सर, है ना? तो उसने 200 रुपये उसको दे दिए, उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, मेरे को 205 रुपये आप दे देना 10 दिन में या 15 दिन में। तो उसने 205 रुपये उसको पेमेंट कर दिया। यू कैन से दैट इट्स ए फाइनेंशियल डेब्ट। क्लियर हो गया आपके? ओके, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास, नॉन फाइनेंशियल डेब्ट। इसको देखने की कोशिश करते हैं। नॉन फाइनेंशियल डेब्ट, ये दूसरी तरफ अगर हम कहना चाहें इसके बारे में, तो रेफर टू ए ऑब्लिगेशंस दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद द बोरोइंग मनी इन एन ट्रेडिशनल सेंस। ये ट्रेडिशनल सेंस से बोरोइंग मनी नहीं होता है। सीधी सी बात है, फाइनेंशियल डेब्ट का मतलब है आप किसी से पैसा उधार लेंगे और बदले में आप उसे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। यू कैन से दैट इट्स फाइनेंशियल, बट नॉन फाइनेंशियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये जैसे कमिटमेंट की बात करता है, लायबिलिटी की बात करता है, दैट अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ओके।
और नॉन फाइनेंशियल डेब्ट कैन इंक्लूड जैसे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो गए, सच एज लीज एग्रीमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वारंटी क्लेम्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फ़ोन लिया तो उसपे 2 साल या 3 साल की वारंटी थी, अब आप उस पे क्लेम कर रहे हैं, उसमें आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। यू कैन से दैट इट्स अ नॉन फाइनेंशियल डेब्ट। क्लियर कट है यहाँ पे? आगे देखते हैं, इट कैन आल्सो encompasses नॉन मॉनेटरी ऑब्लिगेशंस लाइक एनवायरमेंटल और लीगल लायबिलिटी। हमारी कुछ एनवायरमेंटल लीगल लायबिलिटी भी होती हैं, ओके? तो वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है किसमें? नॉन फाइनेंशियल डेब्ट्स में। थोड़ा-सा हम इसके नेचर्स की बात करें तो नेचर में क्या देखते हैं हम? नेचर में हमारे पास फाइनेंशियल डेब्ट की बात करें तो इसमें बोरोइंग मनी इन्वॉल्व होती है विद अ क्लियर ऑब्लिगेशंस टू रिपे, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है, यूजुअली विद इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट भी देनी पड़ती है। नॉन फाइनेंशियल डेब्ट की बात करें तो ये आपका यू कैन से दैट कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉन मॉनेटरी कमिटमेंट से अराइज होता है। पर्पस की बात करें तो फाइनेंशियल डेब्ट इज ऑफन यूज्ड टू रेज कैपिटल्स फॉर वेरियस पर्पस। तो फाइनेंशियल डेब्ट को यू कैन से दैट यूज किया जाता है कैपिटल वेरियस पर्पस के लिए, और नॉन फाइनेंशियल डेब्ट को फोकस किया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉन मॉनेटरी ऑब्लिगेशंस के लिए। आगे एग्जांपल देने की कुछ हम कोशिश करेंगे यहाँ पे, जैसे फाइनेंशियल डेब्ट के कुछ एग्जांपल दें तो जैसे आपके मॉर्गेज है, कार लोन्स है एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड है। ये सारी चीजें आपकी क्या हैं? अब फॉर एग्जांपल आपने कार लोन लिया, ठीक है? तो उसमें बैंक ने आपको जो भी बोला कि भाई ठीक है 10 लाख का आपका लोन है, उसपे फ्लैट रेट पे या किसी और रेट पे उसने आपको इसको इश्यू कर दिया। उसके बाद आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। यू कैन से दैट इट्स अ फाइनेंशियल डेब्ट। यू कैन से दैट इन अ सिंगल वर्ड्स फाइनेंशियल डेब्ट इन व्हिच इंक्लूडेड द इंटरेस्ट। ओके, सिंपली आप समझ पाएंगे कि अगर आपने किसी से पेमेंट लिया उसमें आपने इंटरेस्ट दिया, यू कैन से दैट इट्स ए आपका फाइनेंशियल डेब्ट। नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो जैसे आपका लीज एग्रीमेंट है, वारंटी क्लेम है, लीगल सेटलमेंट है। फॉर एग्जांपल होता है कि कई बार कोई दुकान होती है जिनको हम आम भाषा में पगड़ी कहते हैं। अगर वो शॉप अपने ये मान लीजिए 10 साल के लिए, 20 साल के लिए ले रखी है और उसका पेमेंट हमने वन टाइम में कर दिया, है ना? 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। अब उसमें दुकान वाला तो हमें इंटरेस्ट नहीं देगा और ना ही हमें कहीं से इंटरेस्ट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसमें इंक्लूड हो जाएँगी? नॉन फाइनेंशियल डेब्ट में। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, बोथ टाइप ऑफ डेब्ट हैव implications फॉर एंटिटी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एंड शुड बी केयरफुली मैनेज्ड एंड मॉनिटर्स। फाइनेंशियल डेब्ट कैन इम्पैक्ट क्रेडिट नाउंस वाइल नॉन फाइनेंशियल, ये क्या करता है आपका क्रेडिट वर्थनेस रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल, और नॉन फाइनेंशियल डेब्ट आपका अफेक्ट एंटिटीज ऑपरेशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला आंसर क्या होगा? अब नॉन फाइनेंशियल डेब्ट हमें काउंट करना है। तो जैसे हाउसिंग लोन ओन बाय द हाउसहोल्ड्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। ओके, सो यहाँ पे इजीली आप निकाल पाएंगे कि ये फाइनेंशियल में कौन सा जाएगा और नॉन फाइनेंशियल में कौन सा जाएगा। ओके, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे देखते हैं हम प्रीलिम्स करंट हमारे पास पीसी। देखिए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है। अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको कल इसको डिस्कस और करा दूंगा, ठीक है? कल आपको इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बट आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल डेब्ट क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल डेब्ट क्या होता है। सो यहाँ पे देखते हैं पीसी प्रीलिम्स करंट 24 सितंबर 2023 का। सो सबसे पहले हमें मिलता है टेरियो ट्रिंगल्स इंटरमीडिएट या फिर गवर्नार्स, ठीक है? ये एक्चुअली में है क्या? ये एक्चुअली में एक स्पीशीज का नाम है, टेरियो टेरियो गट्रिंगल्स इंटेरिका, और इसको आप गवर्नार्स भी बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये मरीन फिश है और ये आपका इसको आप सी रोबिन भी बोल रहे हैं, और फैमिली जो है इसकी ट्रायंगलाइडिया है। फाउंड कहाँ हो रही है? ये वेस्ट बंगाल में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से। टेरियो टेरियोगोट्रिंगल्स, ये एक्चुअली में क्या है? मरीन फिश है। ओके, आगे बात हम करते हैं तो ई स्पोर्ट्स की, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स कहते हैं। ये है क्या? तो ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है जहाँ पे गेमर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं उनके फिजिकल्स एंड मेंटल एबिलिटी को टू compete इन अ सर्टेन जेनरस ऑफ द, जैसे यू कैन सी दैट वीडियो गेम्स है इन अ वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में। ओके,
तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में होता है वहाँ पे वो वीडियो गेम और वर्चुअल गेम को जनरेट करते हैं। यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स में कुछ एग्जांपल इसके देने की कोशिश की गई है यहाँ पे, जैसे लीग ऑफ द लीजेंड्स है या ऑनर ऑफ द किंग्स है। ओके, आगे हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलते हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम को देखते हैं, ये आपका 4 साल में एक बार हेल्ड होते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। यानी कि 4 ईयर का इसमें क्या होता है, गैपिंग होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड सेकंड स्पोर्ट्स आफ्टर ओलंपिक्स। ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द आसियान गेम्स फेडरेशंस फर्स्ट होस्ट 1951। तो इंडिया जो है आपका फाउंडर है किसका, आसियान गेम्स का, और ये फर्स्ट होस्ट किया गया था 1951 में। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है पेरू वेस्केटाइट। ये एक्चुअली में क्या है, पेरू वेस्काइट्स, ये नेचुरली अकरिंग मिनरल्स ऑफ द कैल्शियम टाइटे टाइटेनेट। ओके, एंड यूज किसमें होता है इसका, जैसे सोलर पैनल इंडस्ट्री है या स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसमें इसका यूज होता है किसका, पेरोस्काइट्स का। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये टाइटेनेट है कि पेरोविस्काइट का यूज कहाँ होगा। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है ना कि जैसे आपका सोलर पैनल होते हैं, है ना, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी होती है। हो सकता है आपसे ये टर्मोलॉजी किससे रिलेटेड है, आगे थोड़ी सी टफ है, बट मैंने इसको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है नीच टूरिज्म। नीच टूरिज्म का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले आपको नीच समझना होगा, नीच क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एनवायरमेंट में अगर कोई रह रहा है ना, अब पर्टिकुलर जैसे मेरा रूम, जिस रूम में मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, यू कैन से दैट इट्स ए नीच ऑफ द यूपीएससी। सो देखते हैं, व्हाट इज अ स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ द टूरिज्म मार्केट that is defined by the heterogeneous nature with a unique product and service meant for small markets। तो ये आपका स्पेशलाइज सेगमेंट है टूरिज्म मार्केट का, जिसमें आपको डिफाइन किया जाता है, जैसे यू कैन से दैट हेटेरोजेनियस नेचर में, जिसमें आपका यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस रहेगी। आगे देखते हैं, फिर हम मिलता है हमें आर्टिफिशियल रीफ। रीफ तो आप समझते होंगे, कोरल रीफ, उसी टाइप का ये रीफ है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको देखने की हम कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस यूज टू रिहेबिलिटेशंस और इम्प्रूव नेचुरल हैबिटाट्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मैनेज एक्वाटिक रिसोर्स। तो इसका काम क्या है, जैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और एक्वाटिक रिसोर्स को मैनेज करना। इट्स अ वर्किंग ऑफ द आर्टिफिशियल रीफ। डिपार्टमेंट ऑफ द फिशरीज प्रमोट आर्टिफिशियल रीफ्स। तो आर्टिफिशियल रीफ को डिपार्टमेंट ऑफ द फिशरीज प्रमोट करता है। आगे देखते हैं, फिर हम मिलता है हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी उत्पत्ति हुई थी 1861 में बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, यू कैन से दैट अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में इनको फाउंड किया। तो पहले आपको इसका डीजी समझना है, इसके ASI के डीजी कौन थे फर्स्ट, तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। फाउंडेड कब हुई, 1861 में हुई। ओके, उसके बाद हम इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर, और रोल की बात करें तो आर्कोलॉजिकल रिसर्च, प्रोटेक्शंस ऑफ द कल्चर हेरिटेज ऑफ द नेशंस। ओके, फंक्शन की बात करें, ये रेगुलेट करती है आर्कोलॉजिकल एक्टिविटी एज पर द प्रोविजन ऑफ द एंशियंट मोनूमेंट्स। तो एंशियंट मोनूमेंट्स के प्रोविजन के थ्रू इसका काम है रेगुलेट करने का आर्कोलॉजिकल एक्टिविटी को। एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1951, और ये रेगुलेट्स करती है एंटिक्विटी एंड आर्ट ट्रीजर एक्ट 1972। तो ये दो एक्ट को रेगुलेट करती है, एक है आपका आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1951 और एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रीजर एक्ट 1972। ओके, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आज का जो भी हमारा पीसी था प्रीलिम्स करंट, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, थोड़ा सा आपको एक बार नीच टूरिज्म देख लेना है, आर्टिफिशियल रीफ देख लेनी है, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया आप एक बार चाहे तो गूगल के थ्रू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या आर्टिकल्स, उसको देखने की कोशिश करते हैं। 9 न्यू वंदे भारत ट्रेन टू लिंक रिलीजियस टूरिज्म साइट्स। तो देखिए 9 ऐसी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी जो आपके
टूरिज्म साइट से रिलेटेड होंगी, यानी कि वहाँ पे वो जाएंगी। तो थोड़ा सा देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, संडे की बात थी, यानी कि आज मंडे है, was unfortunate that not much attention was given to earlier modernizing the railway and said the government was working for its transformation। वही ये तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट भी इसमें अपना रोल अदा कर रही है रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और एक्चुअली में इसमें आपके ये जो सारी बातें कही गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था। और फ्लैगिंग ऑफ दिया गया 9 वंदे भारत ट्रेन जो कनेक्टेड हैं रिलीजियस एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन से। लगभग इसमें 11 स्टेट आपकी कनेक्टेड रहेंगी। ओके, ये थोड़ा सा आपको देखना है। उसके बाद इनकी स्पीड्स की बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो ये इसमें लगभग 140 करोड़ इंडियन एस्पिरेशंस होंगे। और पॉपुलरिटी ऑफ वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूटली लगभग ये 1.11 करोड़ पैसेंजर ऑलरेडी ट्रेवल ऑन देम। तो इसमें से लगभग 1.11 करोड़ पैसेंजर ऑलरेडी इसमें ट्रेवल कर चुके हैं। और थोड़ा सा और देख लेते हैं। 25 वंदे भारत ट्रेन की बात हम करें, वो रनिंग कर रही हैं एट दिस टाइम्स। नाउ 9 मोर हैड बीन एडेड। तो 25 तो पहले से ही थी और 9 और ऐड हो गई। अब टोटल मिला के वंदे भारत ट्रेन जो है आपकी, ठीक है, 25 एंड 9 यू कैन से दैट ये आपकी लगभग 34 ट्रेन वंदे भारत हो गई हैं ऑल ओवर द इंडिया। इंडियन रेलवे इज द मोस्ट ट्रस्टेड को पैसेंजर से मतलब है ना, जिसमें आपका गर्ल्स एंड वुमेन्स, इंडिया पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं इन इंडियन रेलवे में। और नंबर ऑफ द पीपल जो ट्रैवल करते हैं रेलवे में वन डे इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ द ऑफ मैनी कंट्रीज। क्योंकि कई कंट्रियों की इतनी पॉपुलेशंस भी नहीं है और हम लोग एक दिन में इतने पैसेंजर हमारे जो इंडियन ट्रेन हैं उसमें ट्रैवल करते हैं। न्यू वंदे भारत ट्रेन इसको फ्लैग ऑफ किया गया मिस्टर मोदी के द्वारा। रन बिटवीन द उदयपुर जयपुर, कुछ ये लोकेशंस दी गई हैं, जामनगर अहमदाबाद, पटना और हावड़ा, रांची हावड़ा एंड राउरकेला भुवनेश्वर पुरी, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, तिरुवल्ली और मदुरई चेन्नई एंड कासरगोड तिरुवनंतपुरम। सो देखिए, मैं थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं आपको कि यही हमारी इंडिया की खास बात है कि कई कंट्रियों की पॉपुलेशंस भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इतनी पॉपुलेशंस भी होगी जितना हम वन डे एक दिन में ट्रेन में बैठकर सफर करते हैं अपने इंडियन जितने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो दीज ट्रेन्स इनमें क्या क्या इक्विपमेंट्स है, एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं, जिससे आपका इसको जैसे कवच बोला गया है। एंड विल कीप स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग मॉडर्न speedy and comfortable means of the travel to common people, professionals, businessmen, students, community, tourism according to the official statement। ये सारी चीज सारे लोग इसमें क्या करते हैं, यू कैन से दैट ट्रैवल करते हैं। और न्यू ट्रेन्स हैव अ होस्ट ऑफ द फ्यूचर इनकॉर्पोरेट आफ्टर ए पैसेंजर फीडबैक। द सीट देखिए इसमें क्या बहुत सी चीज़ें हैं। द सीट रेक्लाइन एंगल्स हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द 171 डिग्री से लेकर 971 डिग्री तक, ये भी सीट इंक्लाइन भी बढ़ा गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें फैसिलिटी हैं। आगे देखते हैं आधार अनरिलायबल इन हॉट ह्यूमर इंडिया रेटिंग एजेंसी। तो रेटिंग एजेंसियों ने ये बोला कि जो आधार कार्ड है वो अनरिलायबल है और इसकी सिक्योरिटी को जो हम कोई भी यू कैन से दैट जैसे आपका मनरेगा वाला है या फिर कोई और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आधार का वन टाइम पासवर्ड लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा अनरिलायबल हो जाता है। तो रेटिंग एजेंसी कुछ इसके बारे में कहना चाह रही है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा रेटिंग एजेंसी के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या है रेटिंग एजेंसी। ओके, so credit rating agency are the organized and that assess the credit worthiness of the individuals, companies और गवर्नमेंट। तो ये क्रेडिट वर्थनेस होती हैं जैसे इंडिविजुअल्स के लिए और कंपनीज या फिर गवर्नमेंट्स के लिए। और ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट रेटिंग और स्कोर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द एंटिटी एबिलिटी। ठीक है, और ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को लेके जो भी उन्हें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मिलते हैं उनके आधार पर ये तय करती हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम जिसे पर्टिकुलरली इसमें रिपेइंग डेब्ट होता है, कुछ वेल नोन क्रेडिट एजेंसियां हैं जैसे आपका स्टैंडर्ड पुअर्स जिसको S&P बोलते हैं, दे असाइन क्रेडिट रैंकिंग रैंकिंग ट्रिपल ए हाईएस्ट टू डी फॉर डिफॉल्ट्स। मूडी की बात करें तो मूडी रेटिंग एजेंसी ये आपका ट्रिपल ए दिखाएगा हाईएस्ट और सी डिफॉल्ट दिखाएगा। फिनटेक की बात करें जो फिटेक फिच रेटिंग है आपकी,
ये आपका इसमें भी ट्रिपल ए आपका हाईएस्ट है, डी आपका लोएस्ट है। तो स्टैंडर्ड और पुअर का तो सेम है, बट मूडी का सी डिफॉल्टर शो करता है। ये जो एजेंसियां हैं प्ले क्रूशियल रोल in a financial market by providing information to investor and creditor, helping them assess the risk associated with the various investment. Their rating can impact interest rate, borrowing cost, and investment decisions. ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पैक्ट डालती हैं। अब थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या बताया गया है। जैसे ग्लोबल रेटिंग, इसमें मूडी ने एक्चुअली में इंटरवेन किया है इसकी सर्विस को लेके, जो इंडिया में आधार कार्ड सर्विस देता है अपनी जो भी है। तो उसने कंसर्न जताई है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वल्नरेबिलिटी एंड सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफिकेशंस और सिस्टम सच एज इंडिया आधार कार्ड प्रोग्राम्स। और इसकी यूनिक आईडी सिस्टम की बात करें तो रिजल्ट इन सर्विस डिनाइज and using biometric technology in a humid conditions in an unreliable method। तो ये सारी कहानी है कि किस तरीके से इसमें दिया गया, तो किस तरीके से इसमें दिया गया है, वही सारी चीज़ें हैं। और देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो अपना आधार सिस्टम्स enable access to public and private service with the verifications through the fingerprint, iris scans, और ये सारी चीज़ें उसमें ली जाती हैं। वन टाइम पासवर्ड भी लिया जाता है। However, it faces hurdles in including the burden of the stabilizing authorizations and concern about the biometric reality। तो देखिए मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है, एक्चुअली में उसने ये बताने की कोशिश की है कि इंडिया में किस तरीके से जो आपका हम समझते हैं कि वी आर सेफ एंड कंटिन्यू हैविंग नो प्रॉब्लम्स बिकॉज हमने आधार के थ्रू किया है, बट इसमें कुछ भी कंसर्न्स हैं थोड़ी सी, उसके बारे में बात करी गई है। और अगर हम उड़ाई की बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एडमिनिस्ट्रेट करती है आधार को, और इसका एम है इंटीग्रेट करना मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड एक्सपर्ट वेलफेयर बेनिफिट्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आधार कार्ड को अभी कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो वो आपका उड़ाई करती है। और उड़ाई का एम यही है कि भाई इसको ये वेलफेयर जो बेनिफिट्स हैं उनको एक्सपेंड करें। ओके, और इस सिस्टम्स की बात करें तो सर्विस डिनाइल्स एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी स्पेशली फ्रॉम द मैनुअल लेबर्स इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट एंड क्वेश्चनेबल इन द स्ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर द, जैसे मनरेगा में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं लो रेटिंग एक्चुअली में क्या है। मूडीज जो इन्वेस्टर्स सर्विस है हैज क्वेश्चंस अगेंस्ट द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम्स। ये मैंने भी आपको बताया कि मूडीज इन्वेस्टर जो सर्विस है उन्होंने एक्चुअली में इसके अगेंस्ट, इसके जो हमारी सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम्स है, ठीक है, उसके अगेंस्ट यू कैन से दैट कंसर्न जताया है आधार एज द पोस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वल्नरेबिलिटी। हियर आर ए फ्यू वार्निंग फ्रॉम द फर्म्स विच ऑफर, जैसे रेटिंग को लेके, सच को लेके रिस्क एनालिसिस दी गई है। जैसे अ सिंगल आइडेंटिटी, पहली बात तो ये है उन्होंने क्या कंसर्न जताए हैं कि एक सिंगल एंटिटी कंट्रोलिंग कर रही है यूजर्स को, आईडी क्रेडेंशियल को, कैन डिस्पोज ऑफ यूजर डेटा फॉर द इंटरनल और थर्ड पार्टी प्रोफाइलिंग पर्पज के लिए। आधार सिस्टम्स फेस हार्डलिंग की बात करें इंक्लूडिंग द बर्डन्स ऑफ द स्टोरिंग ऑथराइजेशंस। ओके, सो आज मैं बता दूं आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट था उसको मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश किया। आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेप्थ पढ़ा दिया, फिर भी अगर आपको आंसर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको उसको